चंबल का इलाका पुराने समय से ही चोरी और डकैती के कामों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब तो यहाँ के लोगों को इन सब की आदत सी हो चुकी है। पर इस बार फिर से चोरों का एक नया समूह चंबल में आता है और लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। भाई, सुना है कि हमारे इलाके में चोरों का एक नया समूह घुसा है और उन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ है। हाँ, उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही मेरे घर में भी चोरी की थी। घर में रखा सारा कीमती सामान चुराकर खुद की तरह गायब हो गए। दया और चंदन बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। पकड़ो पकड़ो, उनको पकड़ो। तुम्हें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई तो दे रही है। चलो चलकर देखते हैं। दया और चंदन आवाज की तरफ बढ़ते हैं। पकड़ो उनको, अरे उन चोरों को पकड़ो, उन्होंने मेरी दुकान के सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या हुआ काकी, कितने पैसे थे दुकान पर? पूरे महीने की कमाई थी चंदन बेटा, वो बदमाश चोर सारे पैसे चुरा कर भाग गए। जब चोरी हुई तो आप उस वक्त कहाँ थी? मैं तो दुकान पर ही बैठी थी बेटा, ग्राहकों को सामान दे रही थी। जब मेरी नजर तिजोरी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो खाली हो चुकी है। अच्छा, तो क्या आपने उन चोरों का चेहरा देखा था? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब आए और कब उन्होंने मेरी दुकान की तिजोरी लूट ली। अगर आपने उनका चेहरा नहीं देखा तो आप किसको देखकर चिल्ला रही थी कि पकड़ो उनको पकड़ो? मैं तो तिजोरी खाली देखकर यूं ही चिल्लाने लगी थी बेटा, और ये अबला कर भी क्या सकती है। अच्छा, एक बात बताओ काकी, अगर आपने उन चोरों का चेहरा नहीं देखा तो वो चोर तो कोई भी हो सकता है। वो चोर हम दो भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो चोरी किया हुआ सारा माल अभी भी हमारे पास है और हम आपसे बचने के लिए आपकी मदद करने का नाटक कर रहे हैं ताकि आपका शक हम दोनों पर ना जाए। क्यों मजाक कर रहे हो यार? काकी बेचारी वैसे ही परेशान है, तुम उनको और परेशान कर रहे हो। एक तो इनकी तिजोरी वो बदमाश चोर लूट कर ले गए, और अगर हम उन चोरों के जैसे ही इनको परेशान करेंगे तो हम में और उन चोरों में क्या फर्क रह जाएगा। अपने दुकान पर हुई चोरी की घटना के बारे में वो औरत कई लोगों को बताती है, पर किसी से भी उसको चोर के बारे में पता नहीं चलता। थक हार कर वो अपना उदास चेहरा लेकर वापस अपनी लूट चुकी दुकान पर आ जाती है। देखा, इन चोरों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। अब तो ये लोग दिन दहाड़े चोरी करने लगे हैं। अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो कुछ टाइम के बाद इनकी संख्या बढ़ जाएगी और तब इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। आसान तो अभी भी नहीं है भाई। तुम्हें क्या लगता है कि ये चोर बाकी चोरों की तरह आम चोर हैं? इनके चोरी करने के तरीके से तो नहीं लगता कि ये बाकी चोरों की तरह होंगे। ये मुझे बहुत ज्यादा शातिर और तेज लग रहे हैं, जो पलक झपकते ही सामान गायब कर देते हैं। क्यों ना इनके बारे में पुलिस से पता किया जाए, पुलिस वालों को जरूर इनकी खबर होगी। दया और चंदन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन पूरा भरा हुआ है। सब लोग अपने अपने घर में हुई चोरी की कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और एक एक करके अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आइए। अरे, यहाँ तो सारे चंबल के लोग अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। चलो जाकर इंस्पेक्टर से उन चोरों के बारे में पता करते हैं। चंदन और दया लेडी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और चोरों के बारे में पूछने लगते हैं। मैडम, आप इन चोरों को जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेती? इनका आतंक तो किसी भयानक बीमारी से भी ज्यादा है। चोरों के बारे में कुछ जानकारी हो तो वो पकड़े जाएंगे ना। ना आज तक किसी ने उनकी शक्ल देखी है और ना ही किसी को उनका नाम पता है। चंदन और लेडी इंस्पेक्टर बात कर ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी लेडी इंस्पेक्टर के पास आता है। मैडम, मैं तो बर्बाद हो गया। उन चोरों ने मेरी जिंदगी भर की कमाई चुरा ली। आज मेरे पास पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तो आपको अपने घर पर ताला लगाना चाहिए था। घर खुला छोड़ोगे तो चोरी तो होगी ही ना। मैडम, मैंने अपने घर पर एक नहीं बल्कि दो दो ताले लगाए थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े। मेरी खुद ताले की दुकान है। अपने लिए मैंने वो ताले निकाले थे जो टूट नहीं सकते, पर फिर भी उन चोरों ने ताले तोड़कर सारे पैसे गायब कर दिए। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट तो लिख लेती हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि इससे कुछ फायदा होने वाला है। ये कैसी बात कर रही हैं मैडम आप? अगर पुलिस वाले ही इस तरह की बातें करेंगे तो हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे? चोरों की बढ़ती हिम्मत से चंबल की जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ रहा था। अब किसी को भी पुलिस पर यकीन नहीं था कि पुलिस उनकी कुछ मदद कर पाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा
नहीं तो हमारा ये चंबल पहले की तरह एक खूंखार घाटी बन जाएगा। दादाजी ने हमें द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बताया था, जिसे हनुमान जी उठाकर ले गए थे। वो एक मजबूत पर्वत है, हमें उसके पत्थर से दरवाजे और ताले बनाने पड़ेंगे। चोर उस पर्वत के पत्थर को नहीं तोड़ पाएंगे। चंदन और दया दोनों द्रोणगिरी पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिन पैदल चलने के बाद दोनों पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक वानर दिखाई देता है। हे बालक, तुम कौन हो और इस पर्वत पर किस कारण से आए हो? हम चंबल के रहने वाले हैं और इस पर्वत पर पत्थर लेने आए हैं। इस पर्वत के पत्थर सिर्फ वही ले जा सकता है जो राम भक्त होगा। अगर तुम राम भक्त नहीं हो तो यहाँ से पत्थर नहीं ले जा सकते। हम इस वानर से क्यों बात कर रहे हैं? सीधा पत्थर उठाकर चल देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, एक बार बाली एक गुफा में चले गए थे और जब वो देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके भाई सुग्रीव ने इसी पर्वत के एक बड़े पत्थर से उस गुफा को ढक दिया था और बाली उसी गुफा में कैद हो गए थे। हाँ, मैंने भी ये कहानी सुनी है। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें उस गुफा में बंद कर दूंगा और तुम जीवन भर के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे। अपने चंबल को बचाने के लिए मैं ये खतरा भी उठा सकता हूँ। आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए वानर महाराज। श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कौन था? श्री राम का सबसे बड़ा भक्त एक वानर ही थे और हम उनको संकट मोचन हनुमान जी के नाम से पूछते हैं। श्री राम जी की नगरी का नाम क्या था? अयोध्या। श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल क्यों बनवाया था? लंका पर चढ़ाई करके रावण को हराकर सीता माता को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम ने समुद्र पर राम सेतु बनवाया था। तुम प्रभु के सच्चे भक्त लगते हो, इसीलिए तुम जितने पत्थर चाहो यहाँ से उतने पत्थर ले जा सकते हो। वानर दया और चंदन को रत्नगिरी पर्वत से बहुत सारे जादुई पत्थर देता है। उन पत्थरों को लेकर चंबल वापस जाते हैं और उनको तराश कर उनसे एक जादुई दरवाजा और एक जादुई ताला बनाते हैं। चलो इस जादुई दरवाजे को घर पर लगाते हैं ताकि चोर इसमें फंस जाएं और हम उनको पकड़ सके। दोनों मिलकर उस जादुई दरवाजे और जादुई ताले को अपने घर पर लगाते हैं। अब जैसे ही चोर चोरी करने के लिए आते हैं और ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, सभी चोर जादुई दरवाजे में फंसकर घर के अंदर बंद हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? लगता है ये कोई मायावी जादुई दरवाजा है। इसको जल्दी से तोड़ो, नहीं तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। सभी चोर घर के अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। ये आवाज सुनकर चंदन समझ जाता है कि चोर जादुई पत्थर के दरवाजे में फंस चुके हैं। वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस सभी चोरों को अरेस्ट कर लेती है। चंदन और दया को चोरों को पकड़वाने के लिए इनाम मिलता है और साथ ही पुलिस में भर्ती होने के लिए भी बुलाया जाता है। ये कहानी है रामगढ़ की। रामगढ़ के लोग बहुत ही भोले भाले थे जो एक दूसरे की भलाई करते थे। चलिए काका, आपका सारा सामान मैं घर तक छोड़ देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। इसी गांव में भंवरलाल रहता था। भंवरलाल के 2 बेटे थे, विक्रम और आदित्य। दोनों बहुत ही आज्ञाकारी थे। विक्रम, मैं काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम दोनों खेत जाकर पानी छोड़ दो। जी बाबा। जैसा भंवरलाल कहता वैसे ही उसके बेटे किया करते थे। लेकिन अब भंवरलाल बूढ़ा हो चुका था। अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती थी। विक्रम, तुम शहर जाकर बीज ले आओ और आदित्य, तुम खेत में खुदाई का काम शुरू करो। ठीक है बाबा। कल हम तीनों मिलकर सारे बीज बो देंगे। अब से हमें हर काम मिल बांट के करना होगा। जी बाबा, आप आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम निपटा देंगे। ठीक है। भंवरलाल अपने दोनों बेटों को खेती सिखा रहा था। कुछ समय बाद वो बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। विक्रम, तुम बड़े हो, तुम्हें हमेशा आदित्य का ख्याल रखना है, और आदित्य, तुम छोटे हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। हाँ बाबा, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। ये सुनकर भंवरलाल खुश था। बंटवारा करने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। फिर एक दिन भंवरलाल चल बसा। भंवरलाल ही विक्रम और आदित्य का मार्गदर्शक था। अब वही नहीं रहा था तो दोनों भाइयों का कैसे चलेगा? भैया, अब हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए?
तू फिक्र मत कर आदित्य, मैं हूँ ना, तेरा बड़ा भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत। अब आदित्य बस विक्रम के सहारे था। उसी साल विक्रम ने शादी कर ली नयनतारा से। शुरू में नयनतारा बहुत अच्छा बर्ताव करती आदित्य के साथ। ये लीजिए भैया, आपकी मनपसंद खीर। धन्यवाद भाभी। फिर धीरे धीरे नयनतारा का बर्ताव बदलने लग गया। उसे अपना देवर एक आंख नहीं भाता था। आप आदित्य को काम क्यों नहीं देते? पूरा दिन ऐसे निठल्ले बैठा रहता है। अरे वो मेरे साथ खेतों में काम करता तो है। हाँ, पता है कितना काम करता है। आप सारा दिन खेतों में लगे रहते हैं और वो है कि शाम 4 बजे ही घर लौट आता है। हाँ, अभी वो छोटा है, कितना काम करेगा? इतना भी छोटा नहीं है। मुझे तो लगता है आपको बंटवारा कर देना चाहिए। नहीं नयनतारा, वो अकेले कैसे रहेगा? अकेले क्यों? वो भी तो शादी करेगा ही। जब शादी होगी तब देखेंगे, तब तक तो हमें ही उसे संभालना होगा। समय के साथ आदित्य और उसकी भाभी नयनतारा के रिश्ते बिगड़ते रहे। वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। ये क्या है भाभी, आज आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? देख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ? अगर आप बीमार हैं तो किसी के लिए खाना नहीं बनाती। आपने अपने लिए और भैया के लिए तो खाना बना लिया। आप बस मुझे इस घर से अलग करना चाहती हो। वो तो मैं कब से चाहती हूँ, पर तुम्हारे भैया मेरी सुने तो ना। नहीं, मेरे भैया मुझे कभी अलग नहीं होने देंगे। ऐसा तुझे लग रहा है, देखता जा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इस झगड़े के बाद धीरे धीरे नयनतारा विक्रम के दिमाग में आदित्य के खिलाफ बातें भरने लगी। तुम्हारा भाई मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता। वो मुझ पर चिल्लाता है। जब मैंने कहा मैं तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी तो कहता है आप कुछ भी कर लो, मेरे भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानती हूँ आपका भाई आपके लिए जरूरी है, पर क्या पत्नी की इज्जत जरूरी नहीं? नयनतारा के मगरमच्छ के आंसू देखकर विक्रम का मन पसीज गया। वो नयनतारा की बातों में आ गया। विक्रम ने निर्णय ले लिया कि वो लोग अलग होंगे और बंटवारा होगा। विक्रम ने आदित्य से बात की। ये रोज रोज की खिटखिट से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। पर भैया, याद कर बाबा ने तुझे क्या कहा था, तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। घर का बंटवारा एक बराबर होगा। ठीक है। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने घर और खेत का बंटवारा कर दिया। भैया, इस घर और खेत के अलावा हमारे पास एक भैंस भी है। हाँ, उसका भी बंटवारा होगा। पर नयनतारा को भैंस अपने लिए चाहिए थी, तो उसने अपने पति के कान में खुसुर-पुसुर की। भैंस तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है अगर वो हम रख ले? वैसे भी आदित्य भैंस का क्या करेगा? ठीक है, बात करता हूँ। विक्रम आदित्य के पास गया। देख आदित्य, हमारे पास एक ही भैंस है, इसका बंटवारा करना मुश्किल है, तो क्यों ना ये भैंस मैं ही रख लूं? आदित्य ने अपनी लालची भाभी की ओर देखा और बोला, नहीं भैया, भैंस का भी बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। अब विक्रम सोच में पड़ गया कि वो कैसे भैंस का बंटवारा करेगा। तभी नयनतारा उसके पास आई। उससे बोलो कि भैंस के मुंह की ओर का हिस्सा उसका और पूंछ वाला हिस्सा हमारा। ठीक है आदित्य, इस भैंस की मुंह की तरफ का हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। ठीक है भैया। इस बार आदित्य को अपनी भाभी की साजिश समझ नहीं आई। अगली सुबह भैंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे आदित्य, देखो भैंस को भूख लगी है। क्या भैंस को खाना खिलाना मेरा काम है? हाँ बिल्कुल, मुंह की तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा है ना। ठीक है भैया। आदित्य ने भैंस को चारा डाला और कुछ देर बाद उसने देखा उसकी भाभी नयनतारा भैंस का दूध दोह रही है। भाभी, मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भैंस का पिछला हिस्सा हमारा है, इसके दूध पर बस हमारा हक है। पर ये तो अन्याय है। बंटवारा ऐसा ही हुआ था और तुमने मान भी लिया था। भैंस की इस समस्या से आदित्य परेशान हो गया। उसे भैंस को खिलाना पिलाना पड़ता था, पर उसे थोड़ा सा भी दूध नहीं मिलता था। अब क्या करूं मैं इस भैंस का? इसी सोच में एक दिन वो अपने खेतों में बैठा था कि तभी बूढ़े काका वहाँ से गुजर रहे थे। क्या हुआ आदित्य, बड़ी गंभीर सोच में डूबे हो? अब आपसे क्या छुपाऊं काका, घर और खेतों का तो बराबर बंटवारा हो गया,
और हमारी भैंस, उसका मुंह का हिस्सा मुझे मिला है और पूंछ वाला हिस्सा भैया को मिला है। मुझे भैंस को खाना खिलाना पड़ता है और दूध भैया के हिस्से में है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। बिल्कुल। पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भैया भी बस भाभी की बातें मान लेते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। काका ने आदित्य के कान में एक युक्ति बताई। अगली सुबह आदित्य ने भैंस को चारा खिलाया और फिर वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी भाभी भैंस का दूध दोहने आई। नयनतारा ने दूध दोहना शुरू ही किया था और बस आदित्य ने छड़ी उठा ली और भैंस के सामने के पैरों पर मारने लगा। भैंस को दर्द होने लगा और उसने नयनतारा को जोर से लात मारी। हाय हाय मर गई, हाय हाय मर गई, हाय। विक्रम दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नयनतारा को उठाया और देखा कि आदित्य छड़ी से भैंस को पीट रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भैंस को पीट रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। इस हिस्से में मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये सुनकर विक्रम और नयनतारा दोनों कुछ न बोल पाए। विक्रम अपनी पत्नी को घर के अंदर ले गया। अब से जब भी नयनतारा दूध दोहने आया करती, आदित्य छड़ी लेकर खड़ा हो जाता और डर के मारे नयनतारा घर के अंदर भाग जाया करती। आखिरकार थक हार के विक्रम ने नया फैसला लिया। ऐसे तो नहीं चलेगा। हम एक काम करते हैं, हम बारी बारी भैंस को पालेंगे। एक दिन भैंस तुम्हारी, एक दिन मेरी। भैया, मुझे ये भैंस नहीं चाहिए, आप ही रखिए। मैंने ये सब आपको समझाने के लिए किया। आप भाभी की हर बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बाबा ने आपको मेरी जिम्मेदारी दी थी, वो शायद आप भूल गए। विक्रम शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, आप ये भैंस रख लीजिए। नहीं, ये भैंस हम दोनों की है और ये घर भी। आज से हम दोनों वापस एक साथ रहेंगे, भले ही तेरी भाभी को ये बात पसंद हो या नहीं हो। और अगर उसे तुझसे तकलीफ है तो वो ये घर छोड़कर जा सकती है। नयनतारा को समझ आ गया कि वो इन भाइयों को अलग नहीं कर सकती और उस दिन के बाद दोनों भाई पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।